नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके छोटे से परिवार एग्ज़ाम विद सचिन सर में। जहां अभी तक आप सबको सचिन सर बहुत अच्छे से गाइड करते आए हैं। आप सबके छोटे से परिवार में मैं अजीत कुमार भी शामिल हो रहा हूं, जो आज से हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा कि जो भी यहाँ पर बताया जाएगा उसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो साथ में समझ में भी आता जाएगा और आप लोगों का नोट्स भी बनता जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहले भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से, जो कि पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। और इसे शॉर्ट में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसे ISFR रिपोर्ट 2019 भी कहा गया है। तो इसको जारी किया गया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसका नाम क्या है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसे क्या करते हैं FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, देहरादून में। अब इस रिपोर्ट को जारी किया है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इसे कब, 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया है। तो दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, इसे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट 2019 भी कहते हैं। और इसे जारी किसने किया है, भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जिसे क्या बोलते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। अब इसे जारी, इस रिपोर्ट को किसने किया है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे 30 दिसंबर 2019 को जारी किया है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ISFR रिपोर्ट 2019, ये 16वीं रिपोर्ट है और ये प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। तो ISFR 2019 16वीं रिपोर्ट है, ये प्रति 2 वर्ष पर जारी की जाती है। और ऐसी पहली रिपोर्ट जो जारी की गई थी वो 1987 में जारी की गई थी। तो दोस्तों पहली रिपोर्ट कब, 1987 में। उसके बाद प्रति 2 वर्ष पर ये जारी की जाती रही है और ये वर्तमान की जो रिपोर्ट जारी की गई है ये 16वीं रिपोर्ट है। और इसके अवलोकन के जो आंकड़े लिए गए हैं वो आपके दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के द्वारा इकट्ठा किया गया है। यानी कि इसमें ISFR 2019 में जो भी आंकड़े प्रयुक्त किए गए हैं वो किससे लिए गए हैं, रिसोर्स सेट नामक उपग्रह से लिए गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सारे पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ से हर टॉपिक से, हर पॉइंट से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस रिपोर्ट की जो इसमें पहली बार शामिल की गई है। जैसे इस रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक नया अध्याय एक जोड़ा गया है, जो पहली बार जोड़ा गया है, जिसमें क्या किया गया है कि वृक्षों की प्रजातियों, इसमें वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके इस रिपोर्ट में पहली बार क्या जोड़ा गया, आपका वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें वृक्षों की प्रजातियों को 16 मुख्य वर्गों में विभाजित करके चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण के आधार पर अध्ययन किया जाएगा। तो चैंपियन एवं सेठ के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण क्या है। दोस्तों ये चैंपियन एवं
सेठ वर्गीकरण क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें एक विद्वान थे हैरी जॉर्ज चैंपियन। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1936 में भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो कौन थे? हैरी जॉर्ज चैंपियन। इन्होंने क्या किया था कि 1936 में भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ये 1936 आज़ादी के पहले की बात थी। तो आज़ादी के बाद क्या किया गया? 1968 में चैंपियन महोदय ने ही किसके साथ मिलके? एस के सेठ के साथ मिलके, एस के सेठ के साथ मिलकर पुनः स्वतंत्र भारत के लिए इसे फिर से प्रकाशित किया। जो रिपोर्ट 1936 में उन्होंने वर्गीकरण किया था हैरी जॉर्ज चैंपियन महोदय ने, वही आज़ादी के बाद 1968 में फिर से चैंपियन महोदय ने ही किसके? एस के सेठ के साथ मिलकर इसे स्वतंत्र भारत के लिए पुनः प्रकाशित किया, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण में क्या किया गया है कि इसमें पौधों की संरचना, पौधों की आकृति विज्ञान और इनके पादपी स्वरूप पर आधारित है। ये वर्गीकरण किस पर आधारित है? पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप पर आधारित है। और ये जो वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, इसमें भारत की वनस्पति को 16 मुख्य वर्गों में और 221 उपवर्गों में बांटा गया है। तो उम्मीद है चैंपियन एवं सेठ वर्गीकरण आप लोग समझ लिए होंगे कि सर्वप्रथम हैरी जॉर्ज चैंपियन महोदय ने 1936 में भारत की वनस्पति का सबसे लोकप्रिय एवं मान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया। फिर वो आज़ादी के पहले की बात थी। उसके बाद 1968 में चैंपियन एवं एस के सेठ महोदय ने मिलकर पुनः स्वतंत्र भारत के लिए इस रिपोर्ट को क्या किया? प्रकाशित किया। और ये जो वर्गीकरण किया है इसका आधार क्या है? पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और पादपी स्वरूप। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि भारत की वनस्पति को 16 मुख्य वर्गों और 221 उपवर्गों में बांटा है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तब देखिए वन क्षेत्र आता है तो यहाँ दो चीजें आती हैं। एक तो आता है अभिलिखित वन क्षेत्र। जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें दो प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं। एक है वनावरण, एक अभिलिखित वन क्षेत्र और दूसरा वनावरण। रिकॉर्डेड, जैसा कि नाम से क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। और दूसरा क्या है? फॉरेस्ट कवर, यानी कि वनावरण। तो सबसे पहले हम लोग अभिलिखित वन क्षेत्र देखते हैं दोस्तों। तो इसे जैसा कि नाम से क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो इसका जो रिकॉर्ड में उपस्थित है, सरकारी रिकॉर्डों में वन के रूप में अभिलिखित समस्त भौगोलिक क्षेत्र शामिल होता है इसमें। और इसमें सबसे खास बात यह है कि चाहे वह उस क्षेत्र में वनावरण या वृक्षावरण हो या ना हो, यानी कि जो भी सरकार के रिकॉर्ड में लिख दिया गया कि ये क्षेत्र क्या होगा, वन के अंतर्गत है, तो वो वन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, चाहे यहाँ पर एक सूखी घास भी ना हो। तो ये अभिलिखित वन क्षेत्र नाम से ही आप लोग याद रखेंगे कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, सरकारी रिकॉर्डों में वन के रूप में अभिलिखित समस्त भौगोलिक क्षेत्र इसमें शामिल होता है। और चाहे उस भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण या वृक्षावरण हो या ना हो, फिर भी वो किसके अंतर्गत आएगा? अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। जबकि वनावरण के अंतर्गत ऐसा नहीं है। वनावरण के अंतर्गत, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो क्या हो, 1 हेक्टेयर से अधिक हो। इनके अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जो 1 हेक्टेयर से अधिक जिनका क्षेत्रफल हो और जहां पर वृक्ष घनत्व 10% से अधिक हो। तो वनावरण में दोस्तों किसको शामिल किया जाएगा?
ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और जहां पर वृक्ष घनत्व क्या हो 10% से अधिक हो। अब इनको वृक्ष की आपके घनत्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से आपके 3 भाग हैं? पहला इसमें आपका कौन है, यानी कि वनावरण को वृक्ष घनत्व के आधार पर कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला क्या है, अति सघन वन। तो अति सघन वन किसे कहा जाएगा, जहां पर वृक्ष घनत्व क्या होगा 70% से अधिक होगा। अति सघन वन ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाएगा जहां पर वृक्ष घनत्व 70% से अधिक हो। फिर दूसरा कौन सा है आपका, मध्यम सघन वन। तो मध्यम सघन वन किसे कहेंगे, मध्यम सघन वन ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाएगा जहां पर वृक्ष घनत्व क्या हो 40 से 70% हो। यानी कि मध्यम सघन वन ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होंगे जहां पर वृक्ष घनत्व 40 से 70% के बीच हो। मान लीजिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक है और उसके 40 से लेके 70% क्षेत्र पर वृक्ष है, तो किस में आएगा, मध्यम सघन वन में आएगा। इसका जो तीसरा प्रकार है दोस्तों वनावरण का, वो क्या है, खुले वन। खुले वन के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जहां पर वृक्ष घनत्व क्या होता है 10 से 40% के बीच होता है। क्योंकि खुले वन के अंतर्गत ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा जहां पर वृक्ष घनत्व 10 से 40% के बीच हो। अब एक यहाँ शब्द बार बार आ रहा है वृक्षावरण या वृक्ष घनत्व। तब ये वृक्षावरण क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग इसको भी यहाँ पर देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्री कवर। वनावरण को क्या बोलते थे, फॉरेस्ट कवर, और वृक्षावरण को क्या बोलेंगे, ट्री कवर। तो इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र शामिल किए जाएंगे जो अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर हों। कहाँ हो, अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर हों तथा 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले हों। वनावरण में का क्या शामिल था आपका, 1 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र शामिल था। वृक्षावरण में आपका क्या शामिल हो जाएगा, जो भी क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र होगा वहां पर क्या होगा, वो वनावरण और वृक्षावरण के अंतर्गत आपका आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि 1 हेक्टेयर से कम और 1 हेक्टेयर से अधिक, और वनावरण में क्या है 10% से अधिक वृक्ष घनत्व होता है। और जहाँ पर भी 10% से कम वृक्ष घनत्व होगा और 1 हेक्टेयर से कम भौगोलिक क्षेत्र होगा, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, वृक्षावरण के अंतर्गत आएगा। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को अभिलिखित वन क्षेत्र, वना और वृक्षावरण बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी करते चलिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जल्दी एक जगह कहीं पर मिलेंगी नहीं। आप लोग इससे पहले हमेशा पढ़ते रहे होंगे कि अभिलिखित वन क्षेत्र, वनावरण, वृक्षावरण, लेकिन उसमें कंफ्यूज रहते होंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी, या कौन सा क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आएगा, कौन सा क्षेत्र वृक्षावरण के अंतर्गत आएगा और कौन सा क्षेत्र अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो उम्मीद है कि आज के बाद ये कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। अब आगे इसके महत्वपूर्ण आंकड़े जो भी जारी किए गए हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो महत्वपूर्ण आंकड़े जो आपके ISFR रिपोर्ट 2019 के जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जहां से आपके हमेशा हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनते रहते हैं, हम आगे उन आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पीछे आपने क्या पढ़ा, वनावरण। तो वनावरण कितना है भारत में पाया जाता है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर भारत में वनावरण पाया जाता है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ जहां कहीं भी बात होगी क्षेत्रफल की, तो वो हमेशा वर्ग किलोमीटर में ही आएगा।
तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसके 7,12,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या पाया जाता है? वनावरण पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। अगर हम ISFR रिपोर्ट 2019 के सारे आंकड़ों की बात करें तो सारे आंकड़ों में आपका सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा यही है 21.67%, क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में लगभग मिल जाएगा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा अभी? वृक्षावरण। तो वृक्षावरण कुल कितना पाया जाता है? 95,027 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 95,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दोस्तों क्या पाया जाता है? वृक्षावरण, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 2.89%। लेकिन वनावरण कितना है? 21.67% और वृक्षावरण कितना है? 2.89%। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो यानी कि वृक्षावरण और प्लस वनावरण, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। तो वनावरण दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या सीधे वनावरण ही पूछ लेता है कि भारत में वनावरण का प्रतिशत कितना है, या कभी कभी दोनों मिला के पूछ लेता है कि भारत में वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों अगर अकेले पूछेगा वनावरण तो आपका कितना हो जाएगा? 21.67%, और अगर दोनों मिला के पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। और इसी को अगर हम परसेंटेज में देखेंगे कितना हो जाएगा? 24.56%। तो दोस्तों भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वना और वृक्षावरण मिला के कितना है? 24.56% पाया जाता है। यानी कि ये दो आंकड़े सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, 21.67% और 24.56%। अब आगे देखते हैं कि इसके पीछे हमने आपको अभी बताया है कि ISFR रिपोर्ट हर 2 साल में जारी होती है। तो अभी आपकी 2019 में जारी हुई है। तो इसके पहले की रिपोर्ट कब की जारी हुई है? 2017 में। तो यहाँ पर वृद्धि और कमी हम जहाँ भी तुलना करेंगे तो वो 2017 और 2019 की रिपोर्ट के होंगे। जहाँ भी 2000 अगर कमी होती है तो वो 2017 के सापेक्ष क्या होगी? आपकी कमी होगी। अगर वृद्धि होगी तो वो 2017 के सापेक्ष जो भी होगी वो क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वृद्धि कुल कितनी हुई है देखिए दोस्तों, तो ये वनावरण में सबसे पहले देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। तो वनावरण में आपकी 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसको अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो 0.56% की वृद्धि भारत के वनावरण में हुई है। अगर इसी प्रकार वृक्षावरण में भी वृद्धि हुई है, तो वृक्षावरण में अगर हम देखते हैं तो 1,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत का वृक्षावरण कितना है? 95,027 वर्ग किलोमीटर। तो उसमें कितना? 1212 यानी कि 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अगर इसको प्रतिशत के रूप में देखेंगे तो 1.29% की वृद्धि हुई है। अगर इसी को फिर जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि वनावरण एवं वृक्षावरण को मिलाकर टोटल कितना है? 24.56%। इसी तरह वृद्धि में भी हम देखेंगे कि दोनों को मिला के वनावरण प्लस वृक्षावरण को मिला के कुल कितनी वृद्धि हुई है? 5,188 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों वृद्धि हुई है। अगर इसको हम परसेंटेज के रूप में देखते हैं तो ये 0.65% की वृद्धि हुई है वनावरण एवं वृक्षावरण में मिला के आपका। अब इसमें देखिए वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है आपकी? सबसे ज़्यादा कर्नाटक। हमने आपको ये राज्यों के कोड के रूप में लिखा है, हम इसका पूरा नाम आपको बोलते चलेंगे। अगर आप लोग इस कोड के रूप में समझ सकते हैं तो कोड के रूप में ही आपका नोट्स छोटा बनेगा और आप लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो हम सबका नाम बोलते चलेंगे, आप लोग वहाँ इसका साथ में नाम भी लिखते चलिएगा।
तो ये सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद आपका क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर की? 990 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। फिर आपका आता है केरला। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे कौन से कहाँ के राज्य हैं? साउथ के आपके सारे के सारे राज्य हैं जहाँ पर वनों में वृद्धि हुई है। केरल में कितनी वृद्धि हुई है? 823 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है दोस्तों? कर्नाटक में 1025 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 990 वर्ग किलोमीटर की, और केरल में 823 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर वृद्धि हुई है तो सारे के सारे राज्यों में वृद्धि होगी। तो कुछ जगहों पर वृद्धि होती है तो कुछ जगहों पर क्या होती है? कमी भी होती है। तो इस समय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपके, अभी आगे हम नॉर्थ ईस्ट का पूरा बताएंगे आप सबको, तो वहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। तो ये आपका मणिपुर, सबसे सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? मणिपुर में कितना? 499 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। यानी कि मणिपुर में 2017 में जितना वन क्षेत्र था उसमें 499 वर्ग किलोमीटर की क्या की गई है? कमी। और ये कमी क्यों होती है? तो जैसे आपका वहाँ पर वनों की कटाई ईंधन के लिए, उसके बाद आपका वहाँ पर सड़कों का, पुलों का आदि का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि इस समय वहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास पूर्वोत्तर भारत में हो रहा है, जिसके कारण भी वनों का विनाश होता है। इसके अलावा आपका वहाँ पर वनाग्नि और झूम कृषि, आप लोग पढ़े होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा झूम कृषि होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जंगलों को काट के जब तक वहाँ की ज़मीन उपजाऊ होती है वहाँ पर 2-3 साल तक खेती करते हैं, उसके बाद वहाँ पर छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर से वनों को साफ करके फिर वहाँ पर खेती होती है, जो कि पूर्वोत्तर भारत में वनों में कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये इतना, यहाँ पर आपका वनावरण, वृक्षावरण, आपका प्रतिशत, दोनों का मिला के प्रतिशत, फिर वृद्धि कितनी हुई है, वनावरण वृक्षावरण दोनों का मिला के प्रतिशत, फिर यानी कि यहाँ से हर एक टॉप पॉइंट जितने भी आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एकदम अपने नोट्स में नोट करते हुए चलिएगा, ताकि आगे चल के आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है और सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं प्रमुख आंकड़ों में। तो यहाँ पर देखते हैं कि सर्वाधिक वन कहाँ पर पाया जाता है। तो इसमें सर्वाधिक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो सर्वाधिक वन कहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है। कैसे? पहला आपका प्रतिशत के रूप में पूछता है कि प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है, और क्षेत्रफल के रूप में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कराया जाएगा। तो वहाँ तो कुछ जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो सबको आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है। तो सर्वाधिक वन कहाँ पर? मिजोरम, पूर्वोत्तर के ही क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी राज्य हैं और पहाड़ी राज्यों में वनावरण अधिक होता है प्राकृतिक रूप से। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। मिजोरम में कितना? 85.41% वन क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि जितना मिजोरम का क्षेत्रफल है उसके कुल का 85.41% क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना पाया जाता है? 79.63% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। इसके बाद आप वही नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य में आ जाइए, मेघालय। तो मेघालय में आपका कितना पाया जाता है? 76.33% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। फिर आपका क्या है? मणिपुर, वहाँ पर कितना है? 75.46% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। तो आपको ये सर्वाधिक में कम से कम 4 को याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको क्रम से लगाने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो जब तक आपको ये 4 पता नहीं होंगे आप इस क्रम में
नहीं लगा पाएंगे। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में 85.41%, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है 79.63%, तीसरे नंबर पर आपका रहा है मेघालय 76.33%, और चौथे नंबर आपका है मणिपुर, यहाँ पर 75.46% पाया जाता है। अगर आपको प्रतिशत नहीं भी याद होता है तो राज्यों के नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत बहुत कम ही पूछता है। हमेशा क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? राज्यों के नाम से ही पूछा जाता है। इसी प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार भी पूछता है कि क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या था कि जो पहाड़ी राज्य थे लेकिन वहाँ पर पाया जाएगा। अब यहाँ पर पहाड़ी राज्य के साथ साथ जो क्षेत्रफल में बड़े हैं वहाँ पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया था। ये क्षेत्र अभी तक इसमें क्या था? आपका प्रतिशत के रूप में था। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर में क्या है कि प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक है, और यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में यहाँ पर क्या है? ये क्षेत्रफल के अनुसार है। तो सर्वाधिक आपका जो वन क्षेत्र पाया जाता है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर वन क्षेत्र पाया जाता है। फिर दूसरा आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना वन क्षेत्र पाया जाता है आपका? तो 66,688 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपका ये वन क्षेत्र पाया जाता है। इसी प्रकार आपका क्या है फिर आगे? छत्तीसगढ़ में कितना है? 55,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है। फिर चौथा आपका कौन सा है? उड़ीसा। यहाँ पर 51,619 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है। अगर आप लोग जैसे इसे नहीं पूरा याद होता है तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 77, फिर दूसरे में 66 और तीसरे में 55, सब में 10-10 हज़ार की कमी होती गई है। तो मध्य प्रदेश में आपका अब आसानी से आपको याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में 77,000, अरुणाचल प्रदेश में 66,000 और छत्तीसगढ़ में 55,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है। ये तो हो गया सर्वाधिक से क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार आप लोगों का दोस्तों न्यूनतम सबसे कहाँ पाया जाता है, इस पे भी आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। पहला नंबर तो सर्वाधिक, फिर न्यूनतम। यहाँ भी दो प्रकार से, पहला तो प्रतिशत के आधार पर और दूसरा दोस्तों आपका क्षेत्रफल के आधार पर। आधार वही है दोनों का, जहाँ पर सर्वाधिक से क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर, वहीं से क्वेश्चन न्यूनतम में भी पूछता है प्रतिशत और क्षेत्रफल के आधार पर ही पूछता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा हमने कहाँ बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों पर, क्योंकि वहाँ पर जीवन बहुत दुर्गम होता है और वन वहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर मानव का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप वनस्पतियों में बहुत कम होगा वहीं पर वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी, और जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप अधिक होगा दोस्तों वहाँ पर क्या होगा कि वनावरण कम से कम होगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर इसका एक और कारण, वहाँ पर जनसंख्या कम है, और मैदानी आप देखेंगे कि न्यूनतम क्षेत्र कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका मैदानी क्षेत्रों में है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, आजीविका का और कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका कृषि प्रमुख आजीविका का साधन है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों पर क्या होता है, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कृषि होती है या तो उद्योग लगाए जाते हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वनों का क्षेत्र और प्रतिशत दोनों बहुत कम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो प्रतिशत के रूप में सबसे कम कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। दोस्तों हरियाणा में सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र आपका वहाँ पाया जाता है प्रतिशत में, इसलिए यहाँ पर वन क्षेत्र क्या है? सबसे कम। हरियाणा में कितना? मात्र पूरे हरियाणा का जितना क्षेत्रफल है उसका सिर्फ 3.62% पर वन पाया जाता है। कितना? हरियाणा में मात्र 3.62% पर वन पाया जाता है। इसी प्रकार उसी का पड़ोसी पंजाब है, वहाँ पर कितना? सिर्फ 3.67% भाग पर वन पाया जाता है। उसी के पास में आपका राजस्थान है,
वहाँ पर 4.86% भाग पर वन पाया जाता है। और राजस्थान के बगल ही में हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर 6.15% भाग पर, यानी कि यूपी का जो भी क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, उसका यानी कि वो क्या होगा आपका 100% होगा पूरा क्षेत्रफल भारत वो यूपी का भौगोलिक। तो उसके मात्र 6.15, अभी आगे हम लोग यूपी पर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल में आपका यूपी से क्वेश्चन हमेशा बनता रहा, इसलिए इसका अलग से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो हरियाणा में 3.62%, फिर पंजाब में 3.67%, फिर आपका राजस्थान में 4.86%, उसके बाद आपका यूपी आता है 6.15%। फिर हम आ जाते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार ही वहीं पर ही जहाँ पर आपका ये प्रतिशत के आधार पर है, वहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार ही पाया जाता है। तो आपका हरियाणा में ही क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे कम वनावरण दोस्तों पाया जाता है। तो यहाँ पर मात्र 1602 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या पाया जाता है, वनावरण। पूरा हरियाणा का जितना क्षेत्रफल है उसके सिर्फ 1602 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या पाया जाता है दोस्तों, वनावरण है। फिर उसी का पड़ोसी पंजाब है, पंजाब में मात्र 1849 वर्ग किलोमीटर। जहाँ कहीं भी हमने आपको बताया कि क्षेत्र की बात आएगी तो हमेशा किस में आएगा, ये आपका वर्ग किलोमीटर में ही हमेशा आएगा। तो पंजाब में दोस्तों कितना पाया जाता है वनावरण, सिर्फ 1849 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आपका छोटा सा राज्य है गोवा, जहाँ हर कोई जाना चाहता है एक बार छुट्टियाँ बिताने, तो वही गोवा है दोस्तों आपका। यहाँ पर कितना है, 2237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन क्या है पाया जाता है। कितना, सिर्फ 2237 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। उसके बाद आपका एक छोटा सा राज्य है सिक्किम। गोवा आप लोग देखेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार ये आपका सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद आपका कौन है, सिक्किम। तो वहाँ पर कितना, 3342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, वनावरण दोस्तों पाया जाता है। तो इस प्रकार ये चार आपके सबसे छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल के अनुसार। तो कौन कौन से हैं, हरियाणा 1602 किलोमीटर, पंजाब 1849 वर्ग किलोमीटर, गोवा 2237 वर्ग किलोमीटर और सिक्किम 3342 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों यहाँ पर ये सबसे कम से कम आपको चार याद करने ही पड़ेंगे, चार आपको ऊपर के और चार आपके सबसे नीचे के, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों बनता है किसमें, क्रम लगाने के लिए। और क्रम लगाने के लिए जब तक आपको कम से कम चार या उसमें से तीन आपको नहीं पता रहेगा, आप क्रम नहीं लगा पाएंगे। एग्जाम के समय यही होगा कि आपका 2 बन रहा है और उसके बाद 2 ऑप्शन में A B C D में से आपका 2 तो आपका क्लियर हो गया कि या बी में से होगा, लेकिन फिर भी 2 नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं कि तुक्का मारते हैं। अगर किस्मत साथ दे गई तो तुक्का सही लग गया, और नहीं साथ दी तो तुक्का आपका गलत हो जाता है। तो दोस्तों कम से कम इसलिए आप लोग 4 याद करिए, 4 ऊपर के और 4 नीचे के याद करेंगे तो यहाँ से कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। संघ शासित क्षेत्र, अभी तक आपने क्या देखा, राज्यों के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं कि संघ शासित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर पाया जाता है। तो दोस्तों आधार यहाँ भी वही रहेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो अभी आप लोगों का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, कौन कौन सा, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 अभी हाल में ही आप लोगों का 1 साल पूरा हुआ है। किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर इसे क्या किया गया था, 2 नए जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके पहले सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के रूप में वनावरण कहाँ रहता था हमारा, अंडमान निकोबार में रहता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के बन जाने से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ हो जाएगा आपका,
जम्मू और कश्मीर का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हमेशा वहीं से बनता है जहाँ पर परिवर्तन होता है। आप लोग पढ़ाई करिए तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि परिवर्तन जहाँ भी होता है क्वेश्चन आपका हमेशा वहीं से बनता है। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन हुआ है, तो आगे आपके भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल के रूप में संघ शासित क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पर पाया जाता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर कितना 21,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाया जाता है। उसके बाद आपका है अंडमान निकोबार। हमने कोडिंग के रूप में आपको हमने शुरू में ही बताया कि हमने आप लोगों के नोट से सॉर्ट करने के लिए हमने कोडिंग के रूप में लिखा है। जहाँ पर भी आप लोगों को कोडिंग नहीं समझ में आती है, हम उस राज्य का पूरा नाम बोल रहे हैं, आप लोग उसको नोट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आपका ये क्या है, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन 21,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। फिर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर कितना 6,743 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद आपका नया अभी बना हुआ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लद्दाख। ये लेके आपका लद्दाख। तो यहाँ पर 2,490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोस्तों क्या पाया जाता है, वनावरण पाया जाता है। इसके अलावा फिर आपका है दादर नगर हवेली। यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाया जाता है। इसके बाद आपके जितने भी हैं वहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो कम ही होता जाएगा। तो सबसे ये चार आपके क्या हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपका लद्दाख और दादर नगर हवेली। फिर इसी में आपका प्रतिशत के रूप में आ जाते हैं कि प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आपका पाया जाता है, तो सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में आपका लक्षद्वीप। ये क्या आपका एक द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वैसे ही एक द्वीप समूह है जिसका क्षेत्रफल लगभग 30 से 32 वर्ग किलोमीटर है, जिसका अधिकतर भाग क्या है वहाँ पर वनावरण है। तो इसका लगभग 90.33% दोस्तों सबसे ज़्यादा, अगर आप राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देंगे तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पाया जाता है, तो लक्षद्वीप आपका। अगर कभी कभी दोनों मिला के भी पूछ लेता है तो इसलिए हमने आपको अलग अलग भी बता दिया, और एकदम आप मिला के भी पढ़ेंगे दोनों को। जब भी अगर आयोग की या किसी भी एग्जाम में अगर आपको मिलाकर भी दोनों का क्वेश्चन देता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आगे से गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। अगर दोनों देगा तो सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा, लक्षद्वीप में। इसके बाद आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ का भी क्षेत्र का कितना 81.74% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है, आपका वनावरण पाया जाता है। इसके बाद आपका है दादर नगर हवेली। यहाँ पर कितना है 42.16% पर क्या है दोस्तों, वनावरण पाया जाता है। फिर आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर, इसके 39.66% भाग पर क्या पाया जाता है दोस्तों, वनावरण पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 4 राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और यहाँ पर आपके 4 राज्य प्रतिशत के अनुसार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपके 4 हो गए। जैसे आपने वहाँ राज्यों में पढ़ा कि अधिक, उसके बाद आपका क्या आता है कि सर्वाधिक कम कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक कम क्षेत्रफल के रूप में जो आपका वनावरण पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, दमन एंड दीव में। तो ये क्या है आपका दमन एवं दीव में मात्र 20.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। और अगर प्रतिशत के रूप में हम देखेंगे तो सबसे कम कहाँ पाया जाता है, तो आपका ये अभी बना हुआ नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख के सिर्फ 1.47% क्षेत्र पर क्या पाया जाता है, आपका वनावरण पाया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आगे आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं अब।
तो आपका उत्तर पूर्व के राज्यों से अलग से आप लोगों का वनावरण से क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तर पूर्व के राज्यों को हम लोग अलग से इसलिए देखते हैं। तो उत्तर पूर्व में कुल कितने 8 राज्य आते हैं। तो आपका यहाँ आप ये देखिए मैप आपका उत्तर पूर्व का बना हुआ है। तो यहाँ इनको क्या बोलते हैं 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो ये 7 राज्य आपके इधर हैं और एक उत्तर पूर्वी इसी में शामिल किसे किया जाता है सिक्किम को भी। तो कुल मिलाकर आपके ये कितने 8 राज्य हो जाते हैं दोस्तों, जो किसमें शामिल हैं आपका उत्तर पूर्वी भारत में। तो यहाँ पर आपका ये सिक्किम हो गया, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बीच में आपका ये क्या है असम। तो इनका कुल देश के कुल जो वनावरण आपका है कितना है 24.56% वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों मिला के कितना है कुल 24.56%। तो उसका पूरा कितना 1/4 वनावरण आपका 21.67% है। और अगर वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों मिला देंगे तो वो कितना हो जाएगा 24.56%। तो कुल वनावरण का यानी कि 21.67% का 1/4 यानी कि लगभग 25% भाग कहाँ पर पाया जाता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पाया जाता है। जबकि ये आपके पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ पर लगभग 8% भाग पाया जाता है सिर्फ। यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना केवल 8% भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन वनावरण दोस्तों यहाँ पर भारत के कुल वनावरण का लगभग 1/4 पाया जाता है। और इनके कुल भौगोलिक यानी कि इन 8 राज्यों का कुल जो क्षेत्रफल है उनका लगभग 65.05% क्षेत्रफल पर क्या है ये वन पाया जाता है। यानी कि 8 राज्यों को मिलाकर जितना क्षेत्रफल नॉर्थ ईस्ट के यानी कि आपके उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का बनेगा उसका कुल 65% लगभग क्या पाया जाता है वन पाया जाता है। यानी कि अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो कुल मिला के आपका ये 1,70,541 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन पाया जाता है। तो पूर्वोत्तर प्रतिशत के रूप में कितना 65.05% भारत के कुल वनावरण का। यहाँ पर ये किसका है भारत के कुल वनावरण का। और ये क्या है कि पूर्वोत्तर राज्यों के कुल क्षेत्रफल का 65 जो यहाँ तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होना है कि 1/4 और 65% में ये भारत के कुल क्षेत्रफल की तुलना में है और ये किसकी तुलना में है इन 8 राज्यों के क्षेत्रफल की तुलना में है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है कि 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की कमी हुई है वन में। जहाँ हमने अभी आपको क्या बताया कि हमेशा क्वेश्चन दोस्तों वहीं से बनता है जहाँ पर परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है कि 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर दोस्तों क्या हुई है वनों में कमी हुई है। और इसमें देखिए आप लोग असम और त्रिपुरा 2 राज्य कौन कौन से हैं असम, यहाँ पर आपका ये कौन सा है असम और ये आपका क्या है त्रिपुरा। इन 2 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सारे राज्यों में क्या हुई है वन के क्षेत्र में कमी आई है। तो कभी कभी इस समय क्वेश्चन अगर आप लोग यूपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो वहाँ पर इस समय देखेंगे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले रहा है कि यहाँ से किस में कमी हुई है और किस में वृद्धि हुई है। अब पहले यूपीपीएससी में भी क्या करता था कि फैक्ट क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब कुछ कॉन्सेप्ट के आधार पर कूट बनाकर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहाँ पर ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ असम और त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी सारे राज्यों में कमी हुई है। तो अब यहाँ ये देखिए दोस्तों आप लोगों का ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। तो कभी कभी यहाँ इनका अलग से पूछ लेता है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वनावरण कहाँ पाया जाता है और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, या इनको क्रम में लगाने के लिए या इनको तुलना करने के लिए एक दूसरे से पूछ लेता है। तो ये आप लोग सभी 8 राज्यों का याद रखेंगे। तो आपका यहाँ पर ये क्या है सिक्किम,
तो इसका वनावरण कितना है 47.10% क्षेत्रफल आपका यहाँ पर वन पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कितना 79.63% भाग पर वन पाया जाता है। इसी प्रकार अब नीचे आप आ जाएंगे तो असम है आपका। असम में कितना 36.11% भाग पर दोस्तों क्या पाया जाता है वन पाया जाता है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप लोग देखेंगे तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है असम में पाया जाता है। हमने अभी आपको बताया कि जो मैदानी क्षेत्र जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर वनों का प्रतिशत और क्षेत्रफल में भी कम होगा, और जहाँ पर आपका पहाड़ी राज्य है वहाँ पर वनों का प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस लॉजिक से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे याद रख सकते हैं कि असम में सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र और सबसे कम पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर वन का प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद आप आ जाइए नागालैंड में। तो नागालैंड में दोस्तों 75.31% भाग पर वन पाया जाता है। इसके बाद आपका मणिपुर है। मणिपुर में आपका 75.46% भाग पर वन पाया जाता है। फिर इसी के नीचे है कि राज्यों में जहाँ पर सबसे अधिक वन पाया जाता है वो क्या है आपका मिजोरम, जहाँ पर कितना आपका 85.41% भाग पर वन पाया जाता है। फिर इसी के बगल में आपका है त्रिपुरा, यहाँ पर कितना 73.68% भाग पर वन पाया जाता है। फिर आपका यहाँ पर है मेघालय, जहाँ पर 76.33% भाग पर दोस्तों वन पाया जाता है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से आपको हमेशा क्वेश्चन बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। तो ये इतनी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आप लोगों का आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग फिर पूरा वनावरण देखिए दोस्तों कि यहाँ पर कितना क्या जो आप लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत के स्तर पर जितना बढ़ा है उतना ही आपको उत्तर प्रदेश के स्तर पर ही, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं ज़्यादातर देते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल अलग से पूछता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसको डिटेल से पढ़ना होगा। तो उत्तर प्रदेश में देखिए वनावरण कितना है, इसी 2000 रिपोर्ट 19 के आधार पर ही, ISFR की रिपोर्ट 2019 के ही आधार पर है ये। तो अभिलिखित वन हमने शुरू में आपको बताया कि अभिलिखित यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है कि जो सरकार के अभिलिखित यानी कि सरकार के दस्तावेजों में अभिलिखित होता है। नाम से क्या है रिकॉर्डेड यानी कि लिखा हुआ, तो वो क्या होता है अभिलिखित वन क्षेत्र होता है। तो यूपी में ऐसा कितना पाया जाता है दोस्तों 16,582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अभिलिखित वन पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है कि भारत के कितने क्षेत्र पर अभिलिखित वन पाया जाता है, तो कितना है 16,582 वर्ग किलोमीटर, जो कि यूपी के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना होगा 6.88% होगा दोस्तों। यानी कि यूपी का टोटल क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, तो उसके कुल क्षेत्रफल के 16,582 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अभिलिखित वन पाया जाता है। और ये इसका कुल अगर प्रतिशत देख लिया जाए, इसको अगर हम मानेंगे 100%, तो ये 6.88% क्षेत्र पर 100% के आपका अभिलिखित वन पाया जाता है। ये तो बात किसकी हुई अभिलिखित वन की। इसके बाद आपकी रिपोर्ट, ये जो 2019 की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर, यानी कि जो आपके रिसोर्स सेट 2 नामक उपग्रह से जो आंकड़े लिए गए हैं उसके आधार पर अब वनावरण हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। तो यहाँ पर कितना पाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका है 14,805.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोस्तों ये वन पाया जाता है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है ये 6.15%। तो ये दोस्तों आपका कितना हो जाएगा 6.15% भाग पर क्या पाया जाता है आपका वनावरण पाया जाता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, भारत में वृक्षावरण अलग से था, तो यहाँ पर भी जो रिपोर्ट आई है इसमें भी वृक्षावरण को अलग से दर्शाया गया है। तो
उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कितना पाया जाता है? 7,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दोस्तों क्या पाया जाता है? वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर पाया जाता है। वनावरण को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट कवर एरिया। और वृक्षावरण को क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्री कवर एरिया। तो ये उत्तर प्रदेश में कितना पाया जाता है? 7,342 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये पाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.05%। तो कितना हो जाएगा ये? 3.05% भाग पर वृक्षावरण पाया जाता है। अब इन अगर दोनों को, वनावरण और वृक्षावरण को हम मिला देते हैं तो दोनों मिलाकर दोस्तों कितना हो जाएगा? लगभग आपका ये 22,148 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 22,148 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.2% लगभग होता है। तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों आपका? वनावरण कितना है? 14,805.65 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल क्षेत्रफल का कितना है? 6.15% है। और वृक्षावरण आपका कितना है? 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कितना? 3.05% क्षेत्रफल है आपका। दोनों को आप मिला देंगे तो 22,148 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, जो कि प्रतिशत के रूप में दोस्तों कितना हो जाता है? लगभग 9.2%। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ से भी उत्तर प्रदेश में आपका क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक वनावरण वहाँ पर भारत में क्या था कि राज्यों में पूछता है, और अगर आप राज्य में आ जाएंगे तो जिलों में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार पहले हम देखेंगे, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र। तो यही नियम यहाँ भी लागू होगा कि या तो क्षेत्रफल के रूप में जहाँ बड़ा होगा जो जिला वहाँ पर पाया जाएगा, या जहाँ पर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा होगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाएगा। तो दोस्तों क्षेत्रफल के रूप में हम लोग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ आपका? सोनभद्र पे सबसे ज़्यादा वनावरण क्षेत्रफल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी यूपी का क्षेत्रफल के रूप में सबसे बड़ा जिला है। दूसरे नंबर आपका क्या पाया जाता है? लखीमपुर खीरी में दोस्तों पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर आपका दोस्तों आया है मिर्ज़ापुर। ये तो इस समय सबकी जुबान पर है, ये वही मिर्ज़ापुर है जिसकी गद्दी के लिए लड़ाई हो रही है। तो आप लोग ये तो भूलेंगे ही नहीं कभी। तो ये वही मिर्ज़ापुर है, कालीन भैया वाला। तो दोस्तों तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका ये मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार यूपी में वन पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो प्रतिशत के आधार पर भी कहाँ पर पाया जाता है? ये सोनभद्र में ही सबसे अधिक पाया जाता है। तो क्षेत्रफल के रूप में भी कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र में ही। और प्रतिशत के रूप में भी कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? आपका ये सोनभद्र में ही पाया जाता है। उसके बाद प्रतिशत के रूप में थोड़ा सा बदलाव आपका है यहाँ पर चंदौली। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? चंदौली में पाया जाता है प्रतिशत के रूप में। फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या है? पीलीभीत। तीसरे नंबर पे आपका पीलीभीत है। अगर चौथे नंबर पर देखेंगे आप लोगों का तो एक दूसरे का या नीचे का सबसे एक्सचेंज हो जाता है। फिर यहाँ देखेंगे तो चौथे नंबर का यहाँ पर हो जाता है आपका मिर्ज़ापुर, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पीलीभीत। तो ये दोस्तों आपका सर्वाधिक का हो गया। और पीछे आप लोगों ने क्या देखा था कि सर्वाधिक के बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों? सबसे कम का। तो सबसे कम का दोस्तों आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो सबसे कम यूपी के किन जिलों में पाया जाता है? तो दोस्तों सबसे कम जो पाया जाता है वह भी यहाँ पर हम किसके रूप में देखेंगे? क्षेत्रफल के रूप में देखेंगे और प्रतिशत के रूप में देखेंगे। ये दोनों प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है।
तो क्षेत्रफल के रूप में आपको हम देखते हैं सबसे कम कहाँ, संत रविदास नगर। तो इसका नाम अक्सर चेंज होता रहता है। आपके बहन जी की सरकार यानी मायावती जी की सरकार आती है तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, संत रविदास नगर कर दिया जाता है। और दूसरी कोई सरकार आती है इसको आपको क्या कर देते हैं, भदोही कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में भदोही भी मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये क्या है, आपका संत रविदास नगर को ही भदोही के नाम से ही जाना जाता है। और भदोही को ही क्या कहते हैं दोस्तों, कालीन नगर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की कालीन सबसे फेमस है। आगे आप लोग योजनाएं यूपी में पढ़ेंगे तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है, तो वहाँ हर जिले की कुछ कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेमस है, तो उसको इस समय उस योजना के अंतर्गत उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आगे आप लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका जिला है सबसे कम में क्षेत्रफल के रूप में, तो ये आपका मऊ। तो सबसे कम कहाँ पाया जाता है, संत रविदास नगर, इसी को भदोही बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, मऊ है दोस्तों। उसके बाद आपका है फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों आपका मैनपुरी, यानी कि सबसे कम संत कबीर नगर और संत रविदास नगर यानी कि भदोही, फिर मऊ, उसके बाद मैनपुरी में क्षेत्रफल के अनुसार है। फिर हम आ जाते हैं प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर भी दोस्तों सबसे कम कहाँ पाया जाता है, तो संत रविदास नगर में ही सबसे कम प्रतिशत के रूप में भी पाया जाता है। उसके बाद आपका है मैनपुरी दूसरे नंबर पर आपका। उसके बाद आता है देवरिया। तो दोस्तों ये था आपका वन स्थिति रिपोर्ट 2019। लगभग यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनते थे वो सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया गया है। आप लोग इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, इससे बाहर लगभग यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे इससे वन से रिलेटेड कुछ अधिनियम जो हैं आपके, उस पर चर्चा कर ली जाएगी। और इससे जो कुछ क्वेश्चन हैं, तो जो इम्पोर्टेंट जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पे भी आगे आप लोगों से डिस्कस कर लिया जाएगा तो अगली क्लास में। तो अगर आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे इसके हम लोग आपके आगे की भी क्लास को बना सके दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।